नमस्कार, दिस इज़ आवर सेकंड मीटिंग। ये हमारी दूसरी मुलाकात है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि रॉकेट पे अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे लगती है ऊपर की तरफ, जिसके कारण रॉकेट की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है। हालांकि कई लोग ये कोशिश करते हैं कि इस फिनोमिना को न्यूटन्स लॉ की मदद से बताया जाए। तो इस एपिसोड में हम यही कोशिश करेंगे कि जो लोग इस फिनोमिना को न्यूटन्स लॉ के हिसाब से जानना चाहते हैं वो इसको कैसे समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यूटन का पहला लॉ वो क्या कहता है? वो कहता है ए बॉडी continues to be in state of rest or in uniform motion unless an unbalanced force acts on it। तो पिछले एपिसोड में हमने आप सबको ये बताया था कि ईंधन के जलने से, प्रोपेलेंट के जलने से रॉकेट में अनबैलेंस्ड फोर्स ऊपर की तरफ कैसे लगती है। तो ये तो था फर्स्ट लॉ की एक्सप्लेनेशन। अभी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। सेकंड लॉ क्या कहता है? इसमें कुछ थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी हम इन्वॉल्व करेंगे, जो कि एक स्लाइड में आप इन बिटवीन देख पाएंगे। सेकंड लॉ कहता है अगर एक बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन होती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है किसके? फोर्स के। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो उसका एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू A। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड टू से F इज इक्वल टू M इंटू एक्सेलरेशन, वेयर M इज द मास ऑफ द बॉडी, A इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड and F is the force applied. Now acceleration क्या होता है? Acceleration is nothing but rate of change of velocity. तो हम कह सकते हैं F is equal to M into d by dt of V. d by dt is called rate of change in calculus. और इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर हम M को अंदर ले जाएं d by dt के, तो हमको मिलेगा F इज इक्वल टू dP बाई dt, वेर एज P इज द मोमेंटम विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स कोई अप्लाई ना करें, दैट इज इफ F इज इक्वल टू ज़ीरो, देन dP बाई dt इज ज़ीरो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। ये कहती है अगर किसी सिस्टम या बॉडी पे हम बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी देखिए, बड़ा ही एक सुंदर एक्सप्लेनेशन आपको हम बताते हैं। जैसे ही रॉकेट का ईंधन या प्रोपेलेंट जलना शुरू होता है तो बड़ी ही लार्ज क्वांटिटी में उसका प्रोपेलेंट जल के गैसेस के रूप में रॉकेट के बाहर हाई वेलोसिटी से निकलता है। अब देखा जाए तो बाहर से कोई फोर्स तो लग नहीं रही है रॉकेट पे, जो भी उसका ईंधन जल रहा है वो अंदर से ही जल रहा है। और ईंधन या प्रोपेलेंट का मास रॉकेट में बहुत ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही इग्निशन होता है बहुत सारा मास गैस की शक्ल में हाई वेलोसिटी से रॉकेट के नोजल से नीचे की तरफ निकलता है, जिसका मतलब है रॉकेट लूजेस मास इन लार्ज क्वांटिटी एंड एट हाई वेलोसिटी। इसका मतलब है रॉकेट के अंदर से एक भाग निकला जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी और उसका मास भी बहुत ज़्यादा था, दैट इज़ उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा था।
इसको बैलेंस करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ान भरता है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी मोमेंटम के साथ, ताकि टोटल मोमेंटम ज़ीरो रहे, टोटल मोमेंटम चेंज ना हो। अब जैसे जैसे रॉकेट का मास घटता जाता है, उसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जाती है और रॉकेट उड़ान भरता जाता है। फिर जैसे जैसे उसकी स्टेजेस एक एक करके जब पूरी बर्न हो जाती हैं तो एक एक स्टेज छोड़ दी जाती है, रॉकेट का मास और कम होता जाता है और वो उड़ान भरता जाता है एट ग्रेटर एंड ग्रेटर वेलोसिटी। ये तो रहा सेकंड लॉ। और अगर थर्ड लॉ की तरफ बात की जाए, जैसे कि सब लोग, ज़्यादातर लोग बताते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जी नहीं, तीनों लॉज ऑफ मोशन रॉकेट की मूवमेंट में आ जाते हैं और तीनों लॉज इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक तरह से इंटर रिलेटेड लॉज ही हैं। और तीसरा लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है कि रॉकेट अपने अंदर से गैस को पुश करता है, जैसे कि एक नाव में चप्पू चलता है वैसे गैसेस को पुश करके एक्सपेल करता है और खुद ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये थर्ड लॉ आ गया। तो हमने देखा कि एक रॉकेट के उड़ान भरने में न्यूटन के तीनों ही लॉ पिक्चर में आ जाते हैं। अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि रॉकेट के उड़ान भरने में किस तरह का मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है, फोर्सेस कैसे एक्ट करती हैं, थ्रस्ट कैसे जनरेट होता है और रॉकेट कैसे उड़ता है। पर ऐसा नहीं होता है कि रॉकेट में ज़रा सी फोर्स लगी तो उड़ जाएगा। नेचुरली उसमें इतनी फोर्स लगनी चाहिए ताकि उसके वेट को वो काउंटर कर सके। शायद आपको जान के आश्चर्य हो, नासा का जो सैटर्न 5 रॉकेट था, द जायंट सैटर्न 5 विच टुक एस्ट्रोनॉट्स टू द मून, उसमें 345 लाख न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट हुआ था। और एक न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन is defined as the amount of force which gives a body of 1 kilogram an acceleration of 1 meter per second square. तो 345 लाख न्यूटन्स, उसमें इतना ईंधन था कि अगर वो ईंधन अगर एक आजकल की कार जो कि करीब करीब 12-13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे, वो लगभग 800 बारी पूरी धरती का चक्कर लगा पाएगी, इतना ईंधन था। पर सभी रॉकेट्स में उतने ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। जिस रॉकेट का जो काम है उसके हिसाब से उसको बनाया जाता है, उसको टेलर किया जाता है। अगर उसने सैटेलाइट छोड़ना है तो उसके हिसाब से उसको बनाया जाता है। किस ऑर्बिट में उसको सैटेलाइट छोड़ना है, इस हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो इसीलिए सारी दुनिया में आजकल के ज़माने में अलग अलग प्रकार के रॉकेट्स, अलग अलग हाइट्स के रॉकेट, अलग अलग थ्रस्ट वाले रॉकेट्स काम में लाए जाते हैं। पर हाँ, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान है नहीं जितनी आपको सुनने में लगी होगी। बड़े रॉकेट बनाना, इतने सारे ईंधन को कंट्रोल करना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। इस वीडियो का इतना ही मेरा मकसद था कि जब भी आप किसी मिशन, स्पेस मिशन के बारे में या तो न्यूज़पेपर में पढ़ें या फिर टीवी में देखें, तो जो कुछ लिखा हुआ हो या जो कुछ ही आप टीवी पे सुने और देखें, आपको वो समझ आए। आशा है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम आगे और सिमिलर टॉपिक्स ले के वीडियो बनाएंगे।
अगर आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।